नमस्कार, डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि आईपीएल के सीजन 13 में जिस तरह के मुकाबले खेले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड फ्रेश कर दिया है। जिस तरह के मुकाबले हम रोजाना देख रहे हैं, आलम यह है कि 200 रन से ज्यादा बनने के बाद भी टीम अपने आप को सेफ जोन में नहीं पा रही है। और यही वजह है कि मुकाबले जो है बड़े रोमांचक अंदाज में हमारे सामने रोजाना पेश हो रहे हैं। और यही वजह कि कोरोना के बीच में अब कहीं ना कहीं क्रिकेट और क्रिकेट की बात होने लगी है। लेकिन जो खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं आईपीएल के दौरान, वो क्या फील करते हैं, और जिस तरह से आम क्रिकेट प्रेमी इस पूरे टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों के मन में इस टूर्नामेंट को लेकर कितनी बेताबी होती है। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है निश्चित तौर पर जिसने बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाई है, और उसके साथ साथ तमाम जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट से जुड़े हैं, उन्हें भी एक ऐसा मंच मिला है जहां पर न सिर्फ वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, बल्कि भारतीय टीम का हिस्सा भी बनने के लिए यह आईपीएल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम सभी के सामने है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी है। और बात आईपीएल की करें तो वो आईपीएल के शुरुआती दौर में जब डेक्कन चार्जर्स भी टीम का हिस्सा हुआ करती थी इस टूर्नामेंट में, तब वो उनके साथ खेले, और उसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद, जिसका आज मुकाबला होना है, उस टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है आनंद राजन जी, पेसर बॉलर हैं और उसके साथ साथ कई टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर पहचान बना चुके हैं। सर, डीजेना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ये बॉल मेरे हाथ में है, लेकिन ये आपके हाथ में ज्यादा बेहतर लगेगी। जी, थैंक यू। सर, आप जब आईपीएल से जुड़े थे, तब से आईपीएल का ये जो 13वां सीजन है, कितना अब बदलाव देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में? ये ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, जैसे स्टार्टिंग में जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो इतना नॉलेज नहीं था T20, क्योंकि एक ही साल हुआ था जब वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में। तो ये है कि उस टाइम पे ये था कि प्रोफेशनल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस करते थे। और आज का आप रेशो देखेंगे तो इंडियन प्लेयर जो हैं डोमेस्टिक के, वो लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे कल ईशान किशन ने किया, उसके पहले परसों तेवतिया ने किया। ऐसे बहुत सारे इंडियन यंग प्लेयर्स जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा है आईपीएल से। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी। जब आप खेले थे तब जो आपने डेब्यू किया था, तब सामने मुंबई इंडियंस थी और सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी आपके सामने था। तो उस समय क्या एक आपके अंदर भावना थी जब सचिन को आपने गेंद खिलाई थी, या पहली बॉल जब करी होगी, तब एक क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति थी? क्योंकि सचिन जैसे खिलाड़ी के सामने खेलना एक अपने आप में एक गौरवशाली अवसर कहा जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे वो अवसर मिला था उनके अगेंस्ट खेलने का। बट ये था कि मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था उस लेवल पे है कि अब वो इतने बड़े स्टार हैं, या भगवान कहते हैं जिनको क्रिकेट का, उनके अगेंस्ट तो कुछ गलती करने की गुंजाइश है नहीं। तो मुझे एटलीस्ट अपना गेम उस पीक पे रखना था कि मैं उनको एटलीस्ट कॉम्पिटिट कर सकूँ, उनको हरा नहीं सकूँ। बट खैर वो आउट हो गए गलती से मेरी गेंद पे, तो ऐसा हुआ था बस। जब आउट सचिन आपकी बॉल पर हुए, तब क्या रिएक्शन था आपका? और जब नहीं, मुझे समझ नहीं पाया था मैं 2 मिनट तो कि क्या हुआ था। उसके बाद ही वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, मैंने सचिन को आउट कर दिया। तो डेल स्टेन थे हमारी टीम में, तो उन्होंने कहा कि यार तुमने सचिन को आउट कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैदान के बाहर जब ये सीनियर्स खिलाड़ी मिलते हैं आईपीएल के दौरान, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं तब तो एक थोड़ा सा अलग ही माहौल होता है, तब कैसा बर्ताव रहता है और कितना सीखने को मिलता है? नहीं, सच कहूँ तो आईपीएल में जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन लोगों का सबसे बड़ी बात सीखने को ये है कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बाहर के या इंडिया के कह लो, तो वो लोग इतने मॉडेस्ट हैं, इतना उन लोगों को पता है कि ज़मीन से जुड़े रहना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिकेट तो खैर बाद में होता है, एक बोलते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हम्बल होना चाहिए सबसे, और मॉडेस्ट रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन लोगों से सीखने को मिलती है। और फिर तो ऑफ कोर्स क्रिकेट के बारे में वो जो अपनी टेक्निक्स बताते हैं, वो तो प्लस पॉइंट रहता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रूम होता है एज अ पर्सन। संगाकारा की कप्तानी में आपने टीम का हिस्सा आप रहे हैं, कितना एक फर्क पड़ता है जब एशिया की दूसरी टीम का खिलाड़ी आईपीएल के माध्यम से एक टीम का हिस्सा बनता है, कप्तान होता है, तो दूसरी टीमें जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमारे सामने होती है, लेकिन इस समय हम उनके साथ में होते हैं, तब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है और कितना सीखने को मिलता है? और खासतौर पर संगाकारा जैसा खिलाड़ी जो कि महान क्रिकेटरों की श्रेणी में। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये सारे क्रिकेटर्स इतने अच्छे होते हैं कि इन लोगों को आपको जाके अप्रोच नहीं करना पड़ता, ये खुद आपके पास आते हैं, आपको कंफर्ट करते हैं। क्योंकि इनको भी पता रहता है कोई भी यंगस्टर है तो वो हिचकिचाएगा मुझसे बात करने में या थोड़ा डरेगा। बट ये लोग वो कैंप इसलिए कहते हैं, प्रिपरेटरी कैंप लगाते हैं जो 10 दिन पहले आईपीएल के, तो उसमें ये लोग हर प्लेयर से 1 to 1 बात करते हैं, सबको बताते हैं कि आपका रोल क्या है टीम में, आपको क्या करना, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो उस दौरान पे प्लेयर जो एक डोमेस्टिक प्लेयर है और एक इंटरनेशनल स्टार है, दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ एटलीस्ट एक टीम में आपस में वो चीज़ हट जाती है बीच में से।
तो वो एक कंफर्ट रहता है। क्रिस गेल जो कि आईपीएल के सभी सीजन में हम देख ले सबसे स्टार खिलाड़ी रहते हैं, आपने उनको बोल्ड किया था। जी जी। और इसे उस समय जब बड़े पीक पे थे और हर सीजन में खूब बड़े बड़े छक्के मार के रन बना रहे थे, किस स्ट्रेटेजी के साथ आप उतरे थे इस खतरनाक बल्लेबाज के सामने? नहीं, स्ट्रेटेजी तो यही थी कि उनके अगेंस्ट बताया था कि उनको यॉर्कर डालनी है या स्लोअर बॉल डालनी है, दो ही हम लोग की टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ था। और उसके जस्ट जिस बॉल पे मैंने आउट किया था, उसके जस्ट पहली वाली बॉल पे उन्होंने बहुत बड़ा छक्का मार दिया, तो मुझे एटलीस्ट ग्राउंड के बाहर चली गई थी। तो मुझे बहुत प्रेशर में था ऑफकोर्स मैं, बट मुझे संगकारा ने बोला कि जो बात करी थी आपको उसी पे रहना है। तो अगली बॉल यॉर्कर अच्छे से गिर गई और उन्होंने मिस किया था, आउट हो गए, बोल्ड हो गए वो। गेंदबाजों के लिए ये कितना टफ टूर्नामेंट होता है, खासतौर पर जब से T20 फॉर्मेट आ गया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा कम हो गया है, ये फॉर्मेट अब ज़्यादा देखने सुनने में और खेलने में आने लगा है। लेकिन बॉलर्स के लिए बड़ी परेशानी हम इस सीज़न में भी देखें तो 2 इनिंग में 200 रन बन रहे हैं, 40 ओवर में 400 से ज़्यादा रन बन रहे हैं, उसके बावजूद भी मैच ड्रॉ हो रहे हैं, टीमें जीत रही है। बॉलर अपने आप को बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता होगा कई बार इस तरीके से लगातार। नहीं, जैसे अब ये इतना शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट गेम हो गया है और स्कोर इतने बड़े बन रहे हैं, सबसे पहली बात तो है बॉलर को अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा इस फॉर्मेट में एटलीस्ट, क्योंकि अच्छे से अच्छे बॉलर्स इतने रन के लिए, जैसे डेल स्टेन जैसे महान गेंदबाज है, हाँ अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप कितना बड़ा दिल रख रहे हैं, और अगर आपको रन भी पड़ रहे हैं तो अपने आप स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करें और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे किस सोच के साथ बॉलर को उतरना चाहिए T20 के दौरान मुकाबले में, क्योंकि कौन सी ऐसी बॉल आपको लगती है जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकती है? क्योंकि अब फिलहाल तो यॉर्कर हम देखें, लेकिन यॉर्कर का प्रयोग थोड़ा कम हो रहा है इस सीजन में भी हम देखें, जबकि सबसे प्रभावी बॉल मानी जाती। तो क्या अब बॉलर्स में वो क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है यॉर्कर? नहीं, ये कंडीशंस पे बहुत डिफर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में बहुत ड्यू हो जाता है बॉल, तो बॉल जब ड्यू में चला जाता है, गीला हो जाता है, उसको फिर ग्रिप करना इवन स्पिनर्स को नहीं, फास्ट बॉलर्स को भी डिफिकल्ट पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि यॉर्कर्स की जगह लो फुल टॉस ज्यादा गिर रहे हैं या नो बॉल हो जा रही है, तो उसके रीजन है। बट यही है कि अपना जितना सिंपल रखें, अपने स्ट्रेंथ्स को बैक करें। जैसे बुमराह का है यॉर्कर, अब वो यॉर्कर सबसे अच्छी गेंदबाजी वही यॉर्कर की कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन वो भी स्ट्रगल करे कल। हाँ, तो, कल उन्होंने तो यही है कि अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट करना मैच में वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है उसमें। आपने ड्यू फैक्टर की बात की, आपके हाथ में बॉल है, तो यंगस्टर्स तमाम हमारे यहाँ पर देख रहे होंगे, किस तरह से अगर आउट स्विंग करना है तो ग्रिप कैसी हो सकती है, इन स्विंग करना है या यॉर्कर करना हो तब आपकी क्या ग्रिप होती है? अगर आप बताएंगे तो बड़ा कई लोगों को फायदा होगा, खासतौर पर हमारे जो यंगस्टर्स जो हमारे दर्शक हैं वो। जैसे बेसिकली कहते हैं कि आउट स्विंग बॉलर जो है वो, पहले बात तो हर एक इंडिविजुअल को मालूम होना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ क्या है बॉलिंग में। अगर आप आउट स्विंग बॉलर हैं तो आप अपने पहले आउट स्विंग पे ही वर्क करें, आप ये नहीं कि मेरा आउट स्विंग है तो मैं इन स्विंग पे भी वर्क करूं। और बेसिकली आउट स्विंग के लिए कहते हैं कि हमेशा राइट साइड में शाइन को रखना चाहिए और हल्का सा सीम जो है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ होना चाहिए। और रिलीज हमेशा कोई भी आउट स्विंग या इन स्विंग, और मेन चीज़ है रिस्ट, जो मेन इतना आप रिस्ट को जितना स्ट्रेट रखेंगे और सीम पे बॉल रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कोई भी बॉलर के लिए। और यॉर्कर के लिए? यॉर्कर के लिए तो मैं कहता हूँ कि सबसे बेसिकली मैंने जो पर्सनली देखा है मलिंगा को, जो सबसे अच्छा यॉर्कर डालते हैं पहले, अभी तो खैर बुमराह आ गए हैं, बट वो जो प्रैक्टिस करते थे आईपीएल में, मैंने देखा मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस के बाद वो हमेशा एक शू रखते थे स्टंप के आगे और उसी पे एम करते थे। एटलीस्ट 30 से 40 गेंद वो प्रैक्टिस के बाद डालते थे, तो उस बॉल के लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक प्रैक्टिस करी है, तब जाके उन्होंने मास्टरी करी है। तो ये हर चीज़ के लिए मास्टरी करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस के बाद ही होती है। आजकल यॉर्कर पे भी हम देखते हैं कि छक्के पड़ जाते हैं जी, तो फिर बॉलर्स के बाद बचता क्या है? नहीं, अब ये है कि आप देखिए, आपने एक बॉल डिसाइड कर ली है, उसके हिसाब से आपने फील्ड लगा दी, उसके बाद भी अगर मार पड़ रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं कि बॉल टू योर फील्ड, यूजुअली हमेशा कैप्टन बोलता है कि यू शुड ऑलवेज बॉल टू योर फील्ड। उसके बाद भी अगर रन जा रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बैट्समैन भी है उधर बैटिंग करने के लिए, बैट लेके आया हो, क्या कर सकते हो आप? अभी कोविड-19 के बाद में अब हम देखें कि कुछ नियम बदल गए, शाइन नहीं कर पाएंगे गेंदबाज, तो और परेशानी धीरे धीरे ऐसा नहीं लग रहा कि और बढ़ गई है बॉलर्स के लिए? T20 में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा खैर, बट ऑफ कोर्स टेस्ट मैच में बहुत फर्क पड़ेगा। इवन वनडे में इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 नए बॉल चलते हैं, तो यूजुअली 25 ओवर तक नया ही रहता है बॉल, इतना शाइन करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर आत्मा में मानता हूं तो टेस्ट मैच है, तो उसमें बॉलर्स के लिए कितनी परेशानी? बहुत डिफरेंस पड़ेगा, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि शाइन नहीं कर पाएंगे, और जो थूक से शाइन होता है वो पसीने से इतना नहीं होता, रिवर्स स्विंग के लिए स्पेशली। तो अब उसके लिए देखेंगे, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, आईसीसी कुछ रूल्स चेंज करेगी शायद, तो उससे एक नतीजों पर फर्क पड़ेगा, ये मान के चलने की फिर उसके बाद जो है दोनों इनिंग अगर लंबी लंबी पारियां हो जाएगी, बॉलर्स को मदद नहीं मिलेगी, और खासतौर पर ऐसे विकेट हम ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, जहाँ फास्ट बॉलर को मदद करती है नई बॉल, जहाँ बाउंस है, तो वहाँ पे थोड़ा ऑटोमेटिकली बाय द सरफेस थोड़ा हेल्प मिल सकता है। जैसे इंडिया में खेल रहा है कोई, तो इंडिया में जैसे हमने देखा कि मोहम्मद शमी वगैरह सेकंड स्पेल में बहुत ज़्यादा विकेट लेते क्योंकि स्विंग ज़्यादा आता है, रिवर्स स्विंग,
बट वहाँ पे आप शाइन ही नहीं कर पाओगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी जरूर। इससे फर्क पड़ेगा टेस्ट बिल्कुल क्रिकेट में? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। आपकी नज़र में बॉलर्स के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस कौन सी होती है? देखिए मैं पर्सनली मानता हूँ कि कंडीशंस इतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम बहुत सारे देखें फ्लैट विकेट्स पे भी कोई बॉलर है, अगर वो बेसिक स्ट्रेंथ्स पे अपनी बॉलिंग कर रहा है तो भी विकेट लेता है। बट हाँ, आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो थोड़ा फास्ट बॉलिंग के लिए, सीमर्स के लिए थोड़ा इफेक्टिव रहता है। जैसे अपना भुवनेश्वर कुमार हो गया, स्विंग बॉलर कहते हैं, या शमी हो गया, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है वो। तो ऐसा ही है, मतलब आप अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करिए। विकेट तो बोला है, कोचिंग में भी सिखाते हैं कि आप पहले विकेट पे मत जाइए कि ग्रीन विकेट है तो ही मैं अपना एफर्ट दे पाऊंगा, फ्लैट है तो पहले से ही मैं थोड़ा बैकफुट पे हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी है आप अपने स्ट्रेंथ पे फुल आउट फ्लैट आउट बॉलिंग करो, उसके बाद रिजल्ट्स जो आने हैं वो तो आते ही हैं। एक हम आज समस्या देखते हैं कि इंजरी आज जो फास्ट बॉलर से बहुत जल्दी, क्योंकि मैचेस इतने होते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, वो तो कोविड-19 का ही एक दौर आया जिसके कारण थोड़ा रिलैक्स रहा। लेकिन लगातार खेलने के बाद हम देखें, बुमराह को हम देखें, उसके पहले आशीष नेहरा को भी हमने देखा, ये कितना करियर में एक परेशानी खड़ी कर देता है जब आदमी फॉर्म में चलता है, अचानक एक इंजरी हो गई, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बाहर हो गए। ये एक बड़ा गेंदबाजों के लिए देखा जाए तो क्रिकेट धीरे धीरे बड़ी एक अलग स्थिति पैदा करते जा रहा है। क्या कहेंगे आप? इसमें मैं बेसिकली मानता हूँ वर्कलोड इतना ज़्यादा है हर फॉर्मेट में खेलने के लिए। अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो आपकी फिटनेस उस लेवल पे होनी चाहिए कि आप तीनों फॉर्मेट में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो, या इवन अपने स्टेट को, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट रहता है। उसमें रिकवरी पीरियड, आपकी अगर बॉडी, अपने फिटनेस, आपकी डाइट पे फ़र्क पड़ता है, आपकी कितनी स्लीप हो रही है, आपकी नींद बराबर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती हैं। अगर उस पर भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आई एम श्योर फ़र्क पड़ता है। फिर वो रिकवरी में उतना टाइम लगता है। अगर आप इंजरी में और खेलते हो तो वो फिर आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग का, उस पर आप 100% बॉलिंग नहीं कर पाते हो। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या अलग अलग फॉर्मेट में अब बॉलर्स थोड़े ज्यादा एक्टिव करना पड़ेंगे सिलेक्शन के दौरान, की अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग रखे जाए बॉलर? जी बिल्कुल, जैसे बीसीसीआई ने कहा कि T20 के लिए जैसे अलग टीम उतारती है हर बार, और टेस्ट मैचेस के लिए अलग है। लेकिन बॉलर हम देखते हैं कि कॉमन ही होते हैं। बुमराह है, वो टेस्ट में भी है, वनडे में भी है। बुमराह और शमी जैसे एक्सेप्शनल हो गए। अब जैसे आप देखेंगे कि उमेश यादव है, वो वनडे या T20 में इतना नहीं रहता जितना टेस्ट मैचेस में रहता है। तब वही है, उनको हर जगह सेग्रीगेट करने पड़ेंगे प्लेयर्स, तो ही वर्कलोड मैनेज हो पाएगा। वरना क्योंकि अब तो पेंडेमिक हो गया, इसके लिए इतने मैचेस नहीं हुए। बट आप यूजुअली शेड्यूल देखेंगे तो थ्रू आउट द ईयर इंडिया बाहर ही रहती है। अभी भी जैसे आईपीएल के बाद इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया टूर है। ऑस्ट्रेलिया टूर में कौन की फैक्टर साबित हो सकता है गेंदबाज अभी की कंडीशंस में हम देखें तो? गेंदबाजी में मेरे हिसाब से क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जी इंटरनेशनल मुकाबले के लिए टीम टूर करने वाली है। मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी शमी और बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, और जैसे लास्ट टूर में भी उन लोगों ने बहुत इफेक्ट हुए थे उस वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में, बट वो दोनों बहुत मैटर करेंगे अभी। ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड रहा, उसके बाद में कई नियम आने में देरी हुई, प्रैक्टिस सेशन बड़ा प्रभावित हुआ, इसका क्रिकेटर्स की लाइफ में कितना फर्क पड़ा? देखिए जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, मैंने खुद देख रहे हैं मैचेस में कि बहुत सारे प्लेयर्स को अभी ग्रूव में आने में टाइम लग रहा है। जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सोच रहे होंगे यार इतना अच्छा प्लेयर है बट मार क्यों नहीं पा रहा है, या इतना अच्छा बॉलर है ये लेंथ बॉल क्यों डाल रहा है, आखिरी में यॉर्कर क्यों नहीं डाल रहा है, जैसे आपने कहा। तो कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे केएल राहुल है, अभी वो ऐसे फॉर्म में ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने इतने महीनों का ब्रेक लिया। तो ये डिपेंड करता है, हर एक प्लेयर का अलग अलग है। किसी प्लेयर को जल्दी थोड़ा सा मिल जाता है फॉर्म अपना, किसी प्लेयर को ज़्यादा टाइम मिलता है। बट हमको थोड़ा एज अ व्यूअर हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। खिलाड़ियों के लिए वो कंडीशन भी बड़ी अलग है इस बार, क्योंकि हमेशा जब भी मैदान में गए तो चारों तरफ पब्लिक, शोर शराबा, एक विकेट ले लिया तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पब्लिक मौजूद होती है। अब खाली स्टेडियम होता है, विकेट भी ले लिया तो बहुत ज्यादा एक एनर्जी जिससे डेवलप होती है वो माहौल नहीं है। ये कंडीशंस कैसी रहती है बॉलरों के लिए? बॉलर ओवरऑल प्लेयर्स के लिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने देखा कि विराट कोहली का भी, जैसे कहते हैं कि उनको जितना क्राउड रहता है या मोटिवेशन रहता है तो उनका परफॉर्मेंस और उभर के आता है। तो ये वजह हो सकती है कि अभी बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल ये हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे एक प्लेयर है कि उनको थोड़ा सा एग्रेसिव, उनको थोड़ा क्राउड सपोर्ट हो या अगेंस्ट में भी क्राउड हो तो भी उनका एक बोलते हैं कि अच्छा सा परफॉर्मेंस आ पाता है। बट अगेन ये एक्सक्यूज नहीं होता है प्रोफेशनल प्लेयर के लिए। बट हम जैसे जानते हैं कि विराट कोहली हो गए, बाकी प्लेयर्स हो गए, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, बहुत सारी चीजें सबके लिए नहीं है, बट आई एम श्योर बाय द टाइम दे विल गेट यूज्ड टू इट। अगर अभी आप टीम में होते और सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी सामने होते और क्राउड नहीं होता, तो आपको भी फर्क पड़ता गेंदबाजी में? मैं तो नहीं मानता, मेरे को तो उल्टा और अच्छा रहता है, क्योंकि क्राउड रहता है तो आप या तो अगेंस्ट में, जैसे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आप वानखेड़े में खेल रहे हो और आप अगर बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में क्राउड बोल रही है, भी बहुत होती है। एग्जैक्टली, तो वो डिपेंड करता है। अब अगर होम क्राउड पे हो, जैसे हैदराबाद में हम खेलते हैं तो हमारे सपोर्टर्स रहते हैं, हमारे लिए बोलते हैं,
तो ये डिपेंड करता है और इतना से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एक प्रैक्टिस सेशन में और मैदान में जब मैच होता है कितना अंतर आ जाता है एक सोच में? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और अभी तो क्राउड नहीं है तो ठीक है, बट क्राउड में जैसे कोई यंग प्लेयर अगर डेब्यू करता है आईपीएल में, तो सबसे पहली बात तो उसको जैसे जो बोलते हैं कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है इतने क्राउड के अगेंस्ट खेलना, वो चीज़ें हैंडल कर लेता है तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वहीं सॉल्व हो जाती है। सो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो नया प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। जिस टाइम पे आपने प्रेशर हैंडल कर लिया तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एक हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट में लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट पेस बॉलर की बड़ी कमी हमने देखी है। जहीर खान हम देखें, उसके बाद से फिर अभी कोई प्रोफेशनल बॉलर टीम में उस लेवल का दिखाई नहीं दिया। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? और क्योंकि सक्सेस रहता है लेफ्ट आर्म बॉलर टीम में। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे खलील अहमद है वो ठीक ठाक कर रहे हैं और उनको भी हम जैसे मौका दे रहे हैं, इंडियन टीम जैसे बाकी टूर्स पे साइड टूर्स में ले जाती है उनको। बट यही है कि डोमेस्टिक में कोई अच्छा बॉलर आएगा तो उसको ग्रूम करेंगे। कोई बॉलर अभी तो आईपीएल में भी हमको कोई बहुत ज्यादा कोई इतना ऑप्शंस नहीं है। कोई अच्छा बॉलर आएगा तो आई एम श्योर बीसीसीआई ग्रूम करती है ऐसे टैलेंट। जैसे कुलदीप यादव जस्ट चाइनामैन हो गए तो उनको अच्छा ग्रूम किया, केकेआर ने उनको सपोर्ट किया, अभी आज इंडियन टीम रेगुलर खेल रहे हैं वो। एक क्रिकेट की भाषा होती है कि बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ना चाहता है और गेंदबाज बल्लेबाज को पढ़ना चाहता है। वो क्या टेक्निक होती है और अगर वो पढ़ाई होती है तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं? जैसे हर एक जैसे टीम मीटिंग होती है, जैसे आप कोच हैं तो आप क्या बोलते हैं कि बॉलर्स की एक अलग मीटिंग रखूंगा मैं और बैट्समैन की एक अलग मीटिंग रखूंगा। अब बॉलर्स को बता दें कि बैट्समैन का ये इसका पॉजिटिव है और इसकी ये वीकनेस है, तो आपको एज अ बॉलर आप कितनी जल्दी किसी बैट्समैन को रीड कर पा रहे हो, आपका सक्सेस बढ़ जाता है। आपको पता है कि वो बैकफुट पे कमजोर है तो आप उसको शॉर्ट गेंद ही डालोगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर आपको पता है कि वो बैकफुट पे स्ट्रांग है और आप उसको शॉट डालते रहोगे, तो रोहित शर्मा जैसे है बोलते हैं उनको शॉट नहीं डालना चाहिए वरना वो तो छक्का ही मारता है। जैसे पैटिंसन ने उस मैच में सारी शॉट बॉलें करी उसके अगेंस्ट और उसने सारे मारे। तो यही आप जितनी जल्दी बैट्समैन को रीड करोगे उसका आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। ये रीड करने के लिए जो होमवर्क होता है पूरा, अब तो टेक्निक्स बहुत है तो क्या खिलाड़ी भी बाकायदा जो हाईलाइट्स है या फिर जो मैचेस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह पूरा ये कोच के माध्यम से देखा जाता है या फिर सिंगल भी पर्सनली? सर अभी इतना प्रोफेशनल हो गया है कि आपको 1-on-1 बैठा के बताते हैं कि ये प्लेयर के अगेंस्ट आप ये बॉलिंग करेंगे। वीडियो एनालिसिस जो टीम के साथ चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी पूरी बनाते हैं, आपको बाकायदा मीटिंग में दिखाते हैं कि इसने लास्ट मैच में इतने रन बनाए, ऐसे बनाए, आपको ऐसी बॉलिंग करनी है। तो अभी तो बहुत प्रोफेशनल हो गया, आपको सिर्फ जाके देखना और इम्प्लीमेंट करना है बस। जितना ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट होगा उतना बेहतर माना जाएगा। हाँ अभी तो और इजी कर दिया प्लेयर्स के लिए ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वीडियो एनालिसिस आपको बता देता है। अभी जैसे मैं क्रिस गेल के लिए बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा वीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि यहाँ वीक है, मेरे को यही बॉल डालनी है। पहले जैसा नहीं है कि आप सिर्फ टीवी में देख के सीख रहे हैं, अभी तो आपको वीडियो में दिखाते हैं, पर्सनली भी बताते हैं, तो बहुत फर्क हो गया उससे। एक बॉलर के लिहाज से आपकी नज़र में अब तक टेक्निकली तौर पर सबसे बेहतर बल्लेबाज आपको कौन लगा, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बल्लेबाज जो है ये किसी भी मतलब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है और कमजोरियां कम है? नहीं सर, ऐसे सिंगल आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। जैसे अजिंक्य रहाणे है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। आउट करने में दिक्कत जाए? हाँ मतलब इन लोगों के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतना स्कोप देते नहीं, ये लोग इतने रैश शॉट्स खेलते नहीं है, तो इसमें डिफर करता है प्लेयर टू प्लेयर। आप राहुल द्रविड़, अभी ये सब लेजेंड्स है, इन लोगों के बारे में क्या बोलना, इन लोगों के बारे में बोलना ही गलत है। बट एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी एक बैट्समैन के आप सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इसकी टेक्निक अच्छी है, सब पे डिपेंड करता है। जैसे पुजारा हो गया, पुजारा वही बोल रहा था, एग्जैक्टली पुजारा हो गया, तो इन लोगों के अगेंस्ट आप टेक्निक इनकी बहुत स्ट्रांग है, बट ये लोग अपने चांसेस जो हैं वो कम करते हैं। फर्क इनमें और बाकी प्लेयर्स में यही है कि आउट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम कर देते हैं, इसलिए इनका सक्सेस रेट बढ़ता है। एक बॉलर के तौर पे यदि हम देखें कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज बहुत अच्छा कारनामा नहीं कर पाए, कि छोटा स्कोर है जिसको डिफेंड करना है, तब बॉलर्स के लिए कितनी बड़ी एक चुनौती सामने होती है और तब ड्रेसिंग रूम की तरफ से किस तरह से बार बार जो फ्रेंचाइजी है या मेंटर्स है वो डिस्कशन करके पहुंचाते हैं, कोच का तब क्या एक पूरा दबाव होता है? देखिए उस लेवल पे तो प्रेशर तो बिल्कुल रहता है। आप भले ही 200 रन डिफेंड कर रहे हो या 100 रन डिफेंड कर रहे हो, आपका काम है, भले टीम ने 200 रन बना के दिए हैं, 100 रन आपको बॉलिंग तो वैसी ही करनी है। बट ये है कि आप जितने ज़्यादा आप सक्सेस अपने मैचेस जिताएंगे टीम को, उतना फ़ायदा है। प्रेशर तो हर जगह रहता है, उसमें कोई वो है ही नहीं। बॉलर के लिए क्या ये डर होता है कि अगर विराट कोहली को यदि आज आउट कर लिया तो भारतीय टीम में परेशानी हो जाएगी, या फिर ये सोचता है कि यदि इनको विकेट ले लिया तो मैं सबकी निगाह में आ जाऊंगा कि आईपीएल के माध्यम से? बिल्कुल, ये आपने जो दूसरा वाला ऑप्शन बताया ये ज़्यादातर सबके दिमाग में रहता है कि मैं जैसे कोई अच्छी प्लेयर के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं हाईलाइट होता हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं इसको आउट कर दूंगा तो मेरे को शायद नहीं पसंद करेंगे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सब पॉजिटिव होकर जाते हैं ग्राउंड पे, और आजकल इतने प्रोफेशनल हो गए हैं सारे प्लेयर्स, हर कोई चाहता है कि मैं इनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करूँ ताकि मैं नजर में आऊँ। और सीनियर भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
एक हम देखें सनराइजर्स हैदराबाद का आज मुकाबला है, आप टीम में रहे, लेकिन ये वाला सीजन बड़ा अब तक बेकार गया है, एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है टीम, जबकि शुरुआत में भी ऐसी एंट्री हुई थी सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन बाद में बड़ा पिक किया था इस टीम ने और बड़े बड़े मुकाबले जीते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कहाँ कमजोरी मान रहे हैं। देखिए उनका एक तो मिडिल ऑर्डर अभी 2 मैच में इन लोगों ने जो टीम बैलेंस जो खिलाया मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं है। बॉलिंग तो ठीक है बट बैटिंग में जैसे मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रांग है नहीं। 2 ओपनर्स के अलावा अगर कोई भी आउट मनीष होता पांडे है के बाद में कोई एग्जैक्टली तो कोई भी आउट होता है तो बीच में कोई भी बैलेंस बनाने के लिए कोई है नहीं। तो जब केन विलियमसन अगर टीम में आते आज उम्मीद है कि शायद बिल्कुल उनको आना ही चाहिए क्योंकि उनका ऑप्शन नहीं, 2 मैच ऑलरेडी हार चुके, अगर 3 मैच हारते हैं और ये T20 बिल्कुल मोमेंटम का गेम है, अगर आप जीतोगे नहीं तो मोमेंटम नहीं बनता है। केन विलियमसन यदि आज एसआरएच का हिस्सा बनते हैं तो फर्क पड़ेगा आज? बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि इनकी मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब जो ओपनर के जो 2 बैट्समैन हैं बेस्टो और वार्नर, इन लोगों पे थोड़ा कम प्रेशर रहेगा कि अगर आउट भी होते हैं तो हमारे पास एक प्लेयर है जो बीच में खेल सकता है। बॉलिंग की बात की जाए तो अभी उसमें भी इतनी धार दिखाई नहीं दे रही है। भुवनेश्वर कुमार को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी ज्यादा जवाबदारी लेने की जरूरत है। कहाँ ऐसा लग रहा है आपको कि फर्क पड़ गया इस गेंदबाज में? नहीं, ये टीम ऐसी है, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद खेला हूँ टीम में और जो माइंडसेट रहता है हर प्लेयर का, अगर इन लोग आप 170 या 175 का स्कोर इनको बना के देंगे तो आई एम श्योर ये लोग डिफेंड करेंगे। बाकी क्या उम्मीद करेंगे अब आप इस टीम से आज, क्योंकि जो मुकाबला है वो ऐसी टीम के खिलाफ है जो पूरी युवाओं की टीम है, जी। जिसमें भविष्य की भारतीय टीम के दर्शन होते हैं। ऋषभ पंत हम देखते हैं शानदार बल्लेबाजी, पृथ्वी शॉ फॉर्म में चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी टीम के सामने क्या स्ट्रेटेजी लेकर हम आ सकते हैं? नहीं, अभी तो आज तो नथिंग टू लूज है इन लोगों के पास। इन लोगों को टीम में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे तभी मोमेंटम आएगा। मैंने जैसे कहा कि T20 मोमेंटम का गेम है, अभी 2 मैच हार चुके हैं तो कॉन्फिडेंस आई एम श्योर थोड़ा लो होगा, लेकिन अभी थोड़ा बदलाव करेंगे। केन विलियमसन आएगा या शाहबाज नदीम टीम में आएगा तो थोड़ा बैलेंस बराबर बैठेगा टीम का, तो फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे। आपकी नजर में इस सीजन की सबसे बेहतर टीम जो पूरी संतुलित हो कौन लग रही है आपको, जो सभी किसी भी एंगल से देखें, बड़ी फील्डिंग से देखें, बैटिंग बॉलिंग पैक दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस तो अभी बिल्कुल कहीं उसमें गुंजाइश ही नहीं कि कुछ चेंज हो सके। जो भी चेंज किए वो भी पॉजिटिव आ गए। जैसे सौरभ तिवारी ने रन बनाए, वो इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह ईशान किशन आए, उन्होंने रन बना दिए। तो अभी उनके पास प्लेंटी टू चूज है। रन क्या बनाए सर, वो तो पूरा एग्जैक्टली पलट दिया। जयवर्धना के पास इतना ऑप्शन है कि मैं किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं, और बाकी टीमों के पास में है कि किसको खिलाऊं। एग्जैक्टली तो उनके टीम जो है बहुत बैलेंस्ड है। तो अभी मुझे लगता है मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रांग है अभी इस टाइम पे। आनंद जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम फिलहाल डीजेना न्यूज पर जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद क्रेजी क्रिकेट हमारा जो खास शो है उसमें आज हमारे साथ आनंद राजन भी बने रहेंगे, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद एक बार फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।